स्वागत। आज हम एक ऐसी उलझन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़े देशों के झगड़ों से लेकर हमारे रोजमर्रा के फैसलों तक में दिखती है। हाँ, मतलब एक तरह का पैटर्न है ये। बिल्कुल। हमारे पास कुछ YouTube वीडियोस है जो बताते हैं कि कैसे भरोसे की कमी और एक खास तरह का खेल इसने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया था। हाँ, वो शीत युद्ध वाले दौर की बातें शायद। हाँ, वही। सोचिए, दो बड़ी ताकतें अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों के पास खतरनाक हथियार, और डर ये कि दूसरा पहले इस्तेमाल ना कर ले। एग्जैक्टली कोई भरोसा नहीं। इसी भरोसे की कमी को और लोग या देश फैसले कैसे लेते हैं, इसे समझने के लिए हम गेम थियरी की बात करेंगे। खेल सिद्धांत सुनने में खेल लगता है पर है बड़ा गहरा। हाँ, ये सिर्फ खेलने वाला खेल नहीं है, ये समझने का तरीका है कि फैसले कैसे होते हैं, खासकर जब यकीन ना हो। चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? प्रिजनर्स डिलेमा से? हाँ बिल्कुल, कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा। ये क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए दो लोग हैं, पकड़े गए किसी जुर्म में, और पुलिस उन्हें अलग अलग कमरों में रखती है। हाँ, और दोनों को एक डील देती है, या तो अपने साथी के खिलाफ गवाही दो, मतलब धोखा दो, या चुप रहो, मतलब सहयोग करो। अच्छा, तो क्या शर्तें हैं इस डील की? शर्तें ये हैं, अगर दोनों चुप रहते हैं, सहयोग करते हैं, तो दोनों को हल्की सजा, मान लीजिए बस 1-1 साल जेल। ठीक है, ये तो अच्छा है दोनों के लिए। हाँ, लेकिन अगर एक गवाही दे और दूसरा चुप रहे तो गवाही देने वाला बिल्कुल आजाद, 0 साल, और जो चुप रहा उसे बहुत लंबी सजा, सोचिए 10 साल। बाप रे, ये तो बहुत रिस्की है चुप रहना फिर तो। और तीसरा ऑप्शन, अगर दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे दें, दोनों धोखा दें, तब क्या होगा? तब दोनों को ठीक ठाक सजा, मान लीजिए 5-5 साल। तो ये है दुविधा। हाँ, अब आप सोचिए, आप एक कैदी हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं सोचूं कि मेरा साथी चुप रहेगा तो मेरे लिए तो गवाही देना बेस्ट है, मैं फ्री हो जाऊंगा। सही। और अगर मुझे लगे कि मेरा साथी गवाही देगा तब तो मुझे जरूर गवाही देनी चाहिए, वरना मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी। मतलब दोनों ही सूरतों में गवाही देना फायदेमंद लग रहा है ना? हाँ, इंडिविजुअली तो यही लगता है। नतीजा क्या होता है? अक्सर दोनों गवाही दे देते हैं और दोनों को 5-5 साल की सजा मिलती है, जबकि अगर दोनों चुप रहते तो सिर्फ 1-1 साल में छूट जाते। यही है दुविधा, अपने लिए बेस्ट करने के चक्कर में दोनों का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। और यही चीज बड़े स्केल पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी, शीत युद्ध में। हाँ, वो हथियारों की होड़, कोई भी हथियार कम करने को तैयार नहीं। डर था कि अगर हमने कम किए तो दूसरा धोखा देगा और हावी हो जाएगा। नतीजा, अरबों खरबों डॉलर हथियारों पर खर्च हुए और दुनिया खैर खतरे में रही। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। एक रिसर्चर थे, रॉबर्ट एक्सलरॉड। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं, अगर ये खेल एक बार नहीं बार बार खेला जाए तो क्या होता है। अच्छा, कैसे किया उन्होंने ये? उन्होंने एक कंप्यूटर टूर्नामेंट करवाया। दुनिया भर से लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी अपनी रणनीतियां भेजी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के रूप में। क्या बात है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चालाक रणनीतियां आई होंगी। हाँ, कुछ तो बहुत चालाक थी, कुछ बड़ी अग्रेसिव, मतलब हमेशा धोखा देने वाली, कुछ थोड़ी कॉम्प्लेक्स। और जीता कौन, सबसे चालाक वाली? नहीं, यही तो मजेदार बात है। जो रणनीति जीती वो सबसे सरल रणनीतियों में से एक थी, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। इसकी 4 खास बातें थीं। ओके, बताइए। पहली, ये अच्छी थी, मतलब शुरुआत हमेशा सहयोग से करती थी, कभी पहले धोखा नहीं देती थी। ठीक है, अच्छी शुरुआत। हाँ। दूसरी, ये बदला लेने वाली थी। अगर सामने वाले ने धोखा दिया तो अगली चाल में ये भी धोखा देती थी, तुरंत। मतलब चुप नहीं बैठती थी। तीसरी, ये माफ करने वाली भी थी। अगर सामने वाले ने धोखे के बाद वापस सहयोग करना शुरू कर दिया तो ये भी पिछली बात भूलकर फिर से सहयोग करने लगती थी। अच्छा, बदला मन में नहीं रखती थी। और चौथी, ये स्पष्ट थी। इसकी चालें समझना आसान था, कोई छुपी हुई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी। कमाल है, सबसे सीधी साधी रणनीति जीत गई। हाँ, ये दिखाता है कि लंबे समय में अच्छा होना, जरूरत पड़ने पर जवाब देना, लेकिन माफ कर देना और अपनी नीयत साफ रखना, ये फायदेमंद हो सकता है। ये तो बड़ी गहरी बात है, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। काफी हद तक। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने भी धीरे धीरे हथियार कम करने के समझौते किए, सॉल्ट ट्रीटी वगैरह, लेकिन वो एक दूसरे पर कड़ी नजर रखते थे, कुछ टिट फॉर टैट जैसा ही। लेकिन एक सवाल है, असल दुनिया इतनी
ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती? गलतफहमियां भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल सही सवाल। असल दुनिया में होता है शोर, नॉइज, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां। जैसे एक मशहूर किस्सा है 1983 का। सोवियत अर्ली वार्निंग सिस्टम ने सिग्नल दिया कि अमेरिका ने मिसाइलें दाग दी हैं। ओह, बाद में पता चला कि वो बस सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन था ऊंचे बादलों पर। लेकिन उस वक्त तो हंगामा मच गया था। हाँ, सोचकर ही डर लगता है। अब ऐसी सिचुएशन में सोचिए, अगर आप सख्ती से टिट फॉर टैट फॉलो कर रहे हो, आपको लगा उसने मिसाइल दागी, गलतफहमी से आपने भी दाग दी, फिर उसने दागी, ये तो अंतहीन झगड़ा बन सकता है। हाँ, एक गलतफहमी से तबाही हो सकती है। तो फिर इस शोर का क्या इलाज है? इसका इलाज है थोड़ी सी उदारता, जेनरोसिटी। उदारता कैसे? एक और बेहतर रणनीति पाई गई जिसे कहते हैं जेनरस टिट फॉर टैट, यानी थोड़ी उदार, जैसे को तैसा। अच्छा, ये क्या करती है? ये ज्यादातर तो टिट फॉर टैट की तरह ही चलती है, लेकिन कभी कभार, मान लीजिए 10 में से एक बार, ये सामने वाले के धोखे को माफ कर देती है। माफ कर देती है बिना वजह? हाँ, ये सोच करके शायद कोई गलतफहमी हुई हो, ये छोटी सी माफी, वो जो बदले का अंतहीन चक्र शुरू हो सकता था गलतफहमी से, उसे तोड़ सकती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हर बार बदला लेना सही नहीं है, कभी-कभी माफ करना बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी या देशों के रिश्ते ये कोई शतरंज का खेल नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही। वो जीरो सम गेम होता है। हाँ। ज्यादातर असल जिंदगी की स्थितियां नॉन जीरो सम होती हैं। मतलब ऐसी स्थितियां जहां दोनों जीत सकते हैं या दोनों हार सकते हैं। विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं। हाँ, या लूज लूज भी हो सकती है। तो जो रणनीतियां सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जैसे जेनरस टिट फॉर टैट, वो शायद हर छोटी लड़ाई न जीतें, लेकिन लंबे समय में वो सबके लिए ज्यादा पॉइंट्स बनाती हैं, सबके लिए बेहतर नतीजा लाती हैं। इसीलिए शायद प्रकृति में भी हमें सहयोग देखने को मिलता है। जैसे वो इम्पाला वाला उदाहरण था स्रोत में। हाँ, कि वो एक दूसरे की सफाई करते हैं। हाँ, उससे दोनों का फायदा होता है। कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने ये सीखा कि अगर भरोसा न भी हो तब भी सहयोग पनप सकता है। हाँ, सही रणनीतियों से। टिट फॉर टैट और उससे भी बेहतर जेनरस टिट फॉर टैट ये दिखाती हैं कि अच्छा होना, जरूरत पर प्रतिक्रिया देना, पर माफ करना और स्पष्ट रहना ये सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है बल्कि समझदारी भी है, प्रैक्टिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल है। और ये भी कि गलतफहमियों से बचने के लिए और अंतहीन झगड़ों से निकलने के लिए थोड़ी उदारता, थोड़ी माफी बहुत जरूरी है। लक्ष्य हमेशा दुश्मन को हराना नहीं होना चाहिए। नहीं, लक्ष्य होना चाहिए ऐसी स्थिति बनाना जहां सहयोग से सबका भला हो सके। ये सोचने वाली बात है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, परिवार में, दोस्तों में, काम पर, जहां भी असहमति होती है या सहयोग का मौका आता है, अगर हम उसे इस खेल की तरह देखें, मतलब ये सोचें कि हमारे एक्शंस का दूसरे पर और फिर वापस हम पर क्या असर होगा। तो क्या हमारे फैसले बदलेंगे? क्या हम थोड़ा ज्यादा सहयोग की तरफ बढ़ेंगे? शायद इस पर सोचना चाहिए।